हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसमें 12th क्लास केमिस्ट्री से चैप्टर 3 में इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये फैराडेज लॉ टॉपिक है हमारा। आज का टॉपिक है फैराडेज लॉ, तो हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखिए, फैराडेज लॉ होता क्या है और इन्होंने कब इसको डिफाइन किया, क्या बताया और किसका रिलेशनशिप के विषय में बताया, उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो बताया इन्होंने फैराडे लॉ 1834 में इन्होंने बताया। किस सन में बताया? 1834 में। और किसमें रिलेशन दिया? इन्होंने रिलेशन बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास कराई जाती है तो पास कराने पर उस पर जो भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, वो चार्ज किसके और क्या होगा, इतनी बात यहाँ पर बताइए। तो क्या बताया इन्होंने कहा कि कोई हम एक इलेक्ट्रोलिसिस ले लेते हैं। फर्स्ट लॉ में पहला बात इन्होंने बताया, रिलेशनशिप दिया। किस पे रिलेशनशिप दिया इसमें? मास ऑफ सब्सटेंस। ये बात है, मास ऑफ सब्सटेंस एंड जो चार्ज में रिलेशन इन्होंने बताया इसमें। ठीक है, तो इस पर क्या होता है? देखिए फर्स्ट लॉ में देखो इसका क्या था। ये है इसका फर्स्ट लॉ, फैराडेज का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट हम सब्सटेंस ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। इसको हम नोट भी कर लेते हैं। क्या है ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हो गया। अब इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, ये इलेक्ट्रोड डालेंगे और ऐसा ही ये इलेक्ट्रोड अब क्या वर्क करेगा? ये इलेक्ट्रोड हो गया। क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रोड से हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे। एक इलेक्ट्रोड, ये हम एक इलेक्ट्रोड और लगा लेते हैं जिससे आसानी से हमारी इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास हो सके। तो ये हो गया हमारे पास क्या, दोनों ने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को लगा लिया। क्लियर है? ये हमने इलेक्ट्रिक करंट लगा लिया, इसको हमने बैटरी से अटैच कर दिया। ऐसे ये हमारा बैटरी से अटैच हो। अब इस बैटरी से इसको जैसे ही हमने अटैच किया तो अटैच करने पर जैसे ही इसमें करंट पास कराते हैं तो करंट पास कराने पर ये जो इलेक्ट्रोड है इसके पास में कुछ क्वांटिटी में सब्सटेंस कलेक्ट हो जाते हैं। कहाँ से ये सब्सटेंस आते हैं? जो इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए आपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है? Kb। ये इलेक्ट्रिक करंट पाने पर डिसोसिएट या डिकम्पोज हो जाता है किसमें? A+ B- में। यानी ये जो A+ है, A+ ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें? A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A यही सब्सटेंस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? ये इतनी बात हुई कि A यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। उसी की बात यहाँ पर कितनी, अब देखिए ये कितना प्रोड्यूस होगा, कितनी इसकी क्वांटिटी होगी, उसकी बात की गई। तो कितनी यहाँ पर कोई एक चार्ज, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो कुछ क्वांटिटी में चार्ज पास करना पड़ेगा। तो फैराडेज के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू Q के, यानी जितनी भी क्वांटिटी में आप इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज उसमें प्रोवाइड करेंगे, जितना भी चार्ज प्रोड्यूस होगा उसी के लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम यही W की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है? Q = IT। अब यहाँ पे आप ये जानते हैं कि Q = होता क्या है? IT, यानी चार्ज होता क्या है? चार्ज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर सेकंड में। अगर हम करंट की बात करते तो ये इसके प्रोपोर्शनल यानी इसके इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या, इस प्रोपोर्शनल को साइन को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, Z यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है।
ये फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जेड होता क्या है, जेड जो है ये आपका इक्विवेलेंट यानी जो यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, यहाँ पर जेड की बात जो की गई है देख लेते हैं। जेड जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जेड इज इक्वल टू है केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, ये केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है, क्लियर है, ये जेड है। अब अगर जेड की बात की जाए तो जेड होता क्या है, इसको आइए देखें जेड क्या होता है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, इफ i इज इक्वल टू 1 सेकेंड, i को 1 सेकेंड ले लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 मिनट, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लेते हैं, टाइम जो है वो 1 सेकेंड और करंट कितनी 1 एम्पियर ली गई, तो 1 एम्पियर रखेंगे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। ये सब पूरी वैल्यू 1 के हो जाएगी। तो Z होगा क्या, Z किसके इक्वल है, W के। तो Z की डिफिनेशन यहाँ पर आप क्या बता सकते हैं, क्या होगी Z की डिफिनेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। Z के लिए अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपोनेंट में कि Z क्या होगा, ठीक है, तो आपने देखा है कि Z इक्वल टू W आ गया, यानी वो क्वांटिटी होगी जो भी चार्ज जो भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी 1 सेकंड तक उसमें करंट 1 एम्पियर पास की जाए, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, जेड कहेंगे। जेड इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जेड क्या है, जेड इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड तक किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर की करंट को पास कराया जाए तो जितनी भी क्वांटिटी में सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वही आपका क्या निकल के आ जाएगा, जेड हो जाएगा, क्लियर है, ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब फिर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं, आइए देखते हैं सेकंड लॉ क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकंड लॉ की बात करेंगे। चलिए देखिए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमने बताया, जो सेकंड स्टेटमेंट दिया उस पे ये बताया कि यदि ये जो अभी तक इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो एक ही था, लेकिन अब इनको क्या किया जाए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, एक ही सेल में था, एक ही इलेक्ट्रोलाइट में था, आपने सेल में पढ़े हैं कि एक ही सेल में एक ही इलेक्ट्रोलाइट के जो सेल होते थे, यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सेल होते हैं। यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें ले लिया है, क्लियर, हमने ये ले लिया है, ये AB इलेक्ट्रोलाइट है, ये CD इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और इनमें हमने एक इलेक्ट्रोड डाल रखा है, एक इलेक्ट्रोड इसमें डाल दिया और एक इलेक्ट्रोड को हमने इसमें डाल रखा, और इन दोनों को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ये दोनों हमने क्या किए हैं, कनेक्ट किए, दोनों इलेक्ट्रोलाइट कनेक्ट कर दिए हैं और इनमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं। दोनों में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड से दोनों में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराएंगे तो इस पे कुछ क्वांटिटी में जो सब्सटेंस होगा, मटेरियल होगा, वो कलेक्ट होगा और कुछ इसमें कलेक्ट हो जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे कुछ कलेक्ट हो जाएगा। तो वो कलेक्ट होने पर वो होगा क्या, इसकी बात बताइए। ऐसी कंडीशन है, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या है, सेम। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन
सेम क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, सेम क्वांटिटी के डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है एंड कनेक्टेड टुगेदर, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, then the produce of the substance या mass of the substance, मास जो भी होगा सब्सटेंस का वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा टू द, किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप देखिए समझिए। मान लिया यहाँ पे आपने कितना WA, ये A ले लीजिए और इसको क्या B सब्सटेंस ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए WA A एक इलेक्ट्रोलाइट था, तो यहाँ पर मास क्या होगा, WA कलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर मास क्या होगा, ये WB कलेक्ट हुआ, मास समझ में आ रही है, WB कलेक्ट हो गया, दोनों पे मास कलेक्ट हो जाएगा। और मास जब कोई भी सब्सटेंस कलेक्ट होगा तो उस सब्सटेंस की बात की गई है, और ये देखिए क्या होता है, अब इस सब्सटेंस कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रोलाइट सपोज दैट आपने क्या ले लिया, NaCl लिया है, ठीक, तो NaCl का कुछ इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट हमने इसका Ea ले लिया है, क्लियर है, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, Eb होगा। तो ऐसे में उन्होंने क्या बताया कि WA ये जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, Ea की, एक इक्वेशन ये ले लिया, ठीक। अब सेकंड वाले में ये आप देखिए, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में वेरी सिंपल है, सेकंड वाले में भी WB ये प्रोपोर्शनल होगा EB की, क्लियर है, ये यहाँ पर बात करो। अब फिर यह इक्वेशन सेकंड होगी, दोनों को हम डिवाइड करें, ठीक, या यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाते हैं, रिमूव करेंगे, तो WA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ZA वही कांस्टेंट हो जाएगा, EA होगा, राइट, ये इक्वेशन नंबर होगी। और ये क्या हो गया, WB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZEB हो जाएगा, राइट, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड कर दिया हमने, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, ये हो गया WA अपॉन WB, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA अपॉन EB, यहाँ पर Z से Z कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका क्या निकल गया है, सेकंड लॉ के कारण। इसमें आप और एक कमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, WA EA को अपॉन में ले आओ, अपॉन EA मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, एक इक्विवेलेंट वेट, और ये क्या हुआ, ये हुआ WB अपॉन EB, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस B अपॉन इक्विवेलेंट वेट मास ऑफ सब्सटेंस B, क्लियर। तो ऐसे हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं, ये आपका सेकंड लॉ, क्लियर है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट में हमने आपको बताया कि आपने देखा क्या, फिर से मैं यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ, फर्स्ट लॉ में जब एक ही इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट कुछ इलेक्ट्रोड पर कुछ सब्सटेंस को कलेक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो क्या होगा, वो जो सब्सटेंस होगा वो करंट जितनी आप चार्ज को प्रोवाइड करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो ये इतना निकल आ गया। फिर क्या हमने सेकंड लॉ के लिए देखा, सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ बताया कि जब सेम क्वांटिटी में टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, सेम क्वांटिटी सेम, अगर 1 लीटर ए भी लिया, सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट हम पास कराते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पास कराया गया, तो इलेक्ट्रोलाइट जब पास कराते हैं तो वो कुछ क्वांटिटी में मटेरियल को प्रोड्यूस करेगा। अब जितना भी मटेरियल ये प्रोड्यूस होगा, प्राप्त होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन निकाली गई, ये इस तरह से आपके पास आ गया, क्लियर है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्लियर है। किसकी बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स कि हम कैसे इसमें न्यूमेरिकल्स को अप्लाई करेंगे, उसके लिए अब हम बात करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल में हम बात करने से पहले थोड़ी सी बात यहाँ पर और करते हैं, वो क्या है, थोड़ा सा हम चार्ज के विषय में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पर
तो ये बताइए भाई, सबको मालूम है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम का चार्ज होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, चार्ज ऑफ 1 मोल, 1 मोल पर अगर हम बात कर रहे हैं, किस पर, 1 मोल, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो फैराडे होता है। कितना होता है फैराडे, वो होता है Na। 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन में उसको हम Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया हमने। तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर में क्या लिख रहे हैं, 23 हो गया, इंटू ई पावर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, ये इतना आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, कितना आएगा, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96500 कूलम, ये इतना आ जाएगा 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे, F जो है ये फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96500 कूलम। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम किसी यहाँ पर 1 फैराडे की बात करें, 1 फैराडे, फैराडे क्या होगा, देखिए यहाँ पर है ये फैराडे, फैराडे इक्वल टू हो जाएगा, यही जो फैराडे बात की गई है तो Q अपॉन 96500, ये क्या आ जाएगा 1 फैराडे। 1 कूलम क्यों, यही तो होता है, तो ये आ गया कितना, 1 फैराडे। 1 फैराडे आप चाहे 1 लिख लीजिए ऐसे, 1 फैराडे इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है अपॉन 96500। अगर देखिए ये बात नहीं समझ में आई है तो ये कहाँ से आया है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, कूलम है, तो कूलम क्या चार्ज, यही क्यों है, क्यों क्यों है, क्यों ही तो है, क्यों इक्वल टू कितना है 96,500, यही कूलम होता है। क्यों, वहां पे हमने निकाला 1 मोल चार्ज पे इतना है कूलम, तो हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन 96 यहाँ पे 500 कूलम, ये आ गया इतना। क्लियर है, ये निकल के आया 1 फैराडे, हमने यहाँ पे निकाल दिया, ये आ गया, ये इतना हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल पे स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है, कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए ये न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और देखिए कैसे करना है। हाउ मेनी कूलम आर टू बी पास्ड इन एन एसिड टू ऑब्टेन 112 ml हाइड्रोजन एट STP, यानी STP पर 112 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए कितने कूलम की जरूरत होगी, कितने कूलम की जरूरत होगी। तो समझिए देखिए कैसे हुआ ये क्वेश्चन को। पहले आपके पास क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एक एसिड है, ये इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, ये एक एसिड है, ये क्या है एसिड है, जो कि लिया गया है किसके रूप में, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया गया है। इसमें एक इलेक्ट्रोड है,
इस इलेक्ट्रोड से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया, इसमें हमने प्रोड्यूस करा दिया इसको। क्लियर, ये हो गया। चलिए ठीक है, ये बात हुई। अब देखिए किसी न किसी इलेक्ट्रोड पे इसमें एसिड से क्या, एसिड, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो डिसोसिएशन पे ये क्या देते हैं, H+ देता है, और प्लस एक क्या दे देता है, निगेटिव आयन देता है, कोई एक निगेटिव आयन दे देता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हाइड्रोजन गैस तो यही बनाएगा H+, कैसे बनेगी, तो इसी में ये देखिए सॉल्यूशन में हम रिएक्शन दिखाते हैं। तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन देखो क्या होगी, एसिड से निकला हाइड्रोजन, H+ निकला। ठीक, अब H+ निकला तो रिएक्शन क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाया, H2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 हाइड्रोजन, तो अब चार्ज यहाँ पर 2 से प्लस में 2 हो गए, माइनस में 1 है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 से। अब देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 फैराडे, तो 2 फैराडे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 फैराडे चार्ज है, कितना है 2 फैराडे। यहाँ पर कितना है, ये 1 मोल है। 1 मोल गैस प्राप्त करने के लिए कितना चार्ज लगा, 2 फैराडे। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 22,400 ml, यही तो होगा। STP किस पर है, एट STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इसका जो वैल्यू आया वो 22,400। क्लियर है, अब ये इतनी बात होगी। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कैसे इसको अप्लाई करेंगे, आइए तो देखते हैं कि हमारा क्या है, इतनी गैस, यानी आप देखिए जब हम इतना लेते हैं तो हमें कितने फैराडे की जरूरत होती है, 2 फैराडे की, यानी 22,400 ml गैस प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए 2 फैराडे की जरूरत होती है, नीड होगी। तो इस बात को लिख लो, यहाँ पर क्या होगी, क्या बात है यहाँ पर, वो लिखिए 22400 ml, यानी 22,400 ml, 22,400 ml हाइड्रोजन is obtained किससे obtained हो रही है, obtained from 2 फैराडे। क्लियर, 2 फैराडे। अब फिर यहां पे आप निकालो कि 1 ml हाइड्रोजन इज obtained from कितने, 2 अपॉन, इससे इसको डिवाइड कर दूंगी। क्लियर है ना, 2 400, क्लियर है, इतने हो गया फैराडे, इतने फैराडे। ठीक, 1 ml गैस को फाइंड आउट करने के लिए इतने फैराडे, 2 अपॉन 22,400 फैराडे की जरूरत होगी। अब कितने ml हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट करना है, 112 ml, तो 112 ml हाइड्रोजन इज obtained from कितना, 2 अपॉन 22,400 इंटू 112, इतने हो गया फैराडे। ठीक, क्लियर। अब आपको मैंने बताया था कि फैराडे को किसमें कन्वर्ट कर देना है, कूलाम में कन्वर्ट कर देना है। फैराडे को किसमें कन्वर्ट करना है, कूलाम में कन्वर्ट कर देना है। तो कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए चाहे इसको पहले फैराडे में निकाल लीजिए, फिर उसके बाद कूलाम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 224 आ गया, 224 अपॉन 224 और 00, इसको आप डिवाइड कर देते हैं तो 100 आ जाएगा। क्लियर है, इतने फैराडे आ गया, यानी कितना आ गया, 1 अपॉन 100 फैराडे। ठीक है ना, ये इतना आ गया।
अब फिर आपको कूलाम निकालना था। अब इससे पहले अभी आपको बताया था मैंने, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बताया था कि वन जो फैराडे था, वन फैराडे वो कितना था, वो था Q अपॉन 96500 था, इतने कूलाम था। तो आपको कूलाम को निकालना है, फैराडे नहीं निकालना है। तो क्या करोगे, इधर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो फैराडे जहां था वहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज यही यहां पर हम लिख लेते हैं कि 1/100 इंटू 96500, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 965 इतने कूलाम, ये आपका आंसर आ गया इसका। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हुई इलेक्ट्रोड से, एसिड के डिकम्पोजिशन से। एसिड के डिकम्पोजिशन से H+ आया जिसमें इलेक्ट्रॉन रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है, रिडक्शन रिएक्शन हुई, तो ये हाइड्रोजन निकली। तो यहाँ पर हमने निकाला, देखिए दो चार्ज इलेक्ट्रॉन, दो फैराडे, एक मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आप जानते हैं 22,000 केल्विन होता है। तो हमने इस पे निकाला, दो फैराडे की निकली, एक के लिए निकाल लिया यूनिटी मेथड लगाकर, फिर इसके लिए निकाला, ये आपके पास है। क्लियर है? तो अगला हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जिस पर हमें फैराडे लॉसेस को भी लगाना है। इस पर देखिए क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द 3 सेल, 3 सेल A B C and D, A B C 3 सेल। फिर क्या कहता है, कनेक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन, जिनको एक्वस सॉल्यूशन से कनेक्ट किया गया है, ऑफ जिंक सल्फेट, जो एक्वस सॉल्यूशन कौन से हैं, जिंक सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, रिस्पेक्टिवली। इफ 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिट, यानी 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रही है, कैलकुलेट द मास ऑफ द कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का मास फाइंड आउट करना है, जितना भी वो डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए बात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये 3 आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये है इलेक्ट्रोलाइट, ये ऐसे हैं, 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं A B C, जिसमें है A B C, ये है जिंक सल्फेट Zn2, ये है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है CuSO4 कॉपर सल्फेट। क्लियर? ये एक बात हो गई, ये तीनों है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में आपने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड आपने डाल रखा और एक इलेक्ट्रोलाइट ये है जिसमें आपने एक इलेक्ट्रोड को डाल रखा है, एक इलेक्ट्रोलाइट ये है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड है, और इनमें करंट को पास कराया गया, तो ये डिपॉजिट होंगे जिंक सिल्वर और कॉपर सल्फेट डिपॉजिट होंगे इलेक्ट्रोड। तो क्या डिपॉजिट होने पर क्या आएंगे, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बात बताई गई है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखिए कौन सा लगेगा। जब आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है, 2 का हम ले लेते हैं, पहले इसका ले लेते हैं क्योंकि हमें जिंक का मालूम है कितना है, जिंक का वो सिल्वर का डिपॉजिट मास मालूम है, सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं कि देखिए ये सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पर है ये है मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा उधर मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे मालूम है मास ऑफ कॉपर का मास कितना है, सिल्वर का मास मालूम है 1.45, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये सिल्वर है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन को ही लेस करेगा,
प्लस प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1। तो जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे मास ऑफ आयन, आयन का मास ले लेंगे अपॉन वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास इसका कितना 108, 1 से डिवाइड करेंगे ये क्या करेगा। मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास क्या है, इधर ध्यान दीजिए, कॉपर का मास कितना, कॉपर का मास आपको मालूम नहीं मालूम, यही तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, WCU निकालना है, कॉपर का मास निकालना है। नीचे क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर क्या होता है Cu, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देता है और Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी वैलेंसी 2। तो इसके 63.5 को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे W ऑफ Cu का कॉपर का हम वेट निकालेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 145 अपॉन 108 इंटू 63.5 अपॉन 2, क्लियर, ये इतना आ गया। तो अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, यानी मास ऑफ, अगर हम कॉपर का निकाल लेते हैं टोटल, तो ये आपके पास आ जाएगा मास ऑफ कॉपर। अगर हम ये WCU निकाल रहे हैं तो निकालने के बाद में इसका टोटल आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर हम डेसिमल यहाँ पे रिमूव करके भी लगा सकते हैं, रिमूव कर दीजिए उससे निकल के आ जाएगा, या डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको मैंने कर रखा तो ये हो जाएगा 0.4 और ये 26 इतने ग्राम आ जाएगा कॉपर, क्लियर है। आप इसको डिवाइड करेंगे इतना आंसर आ जाएगा। और फिर दूसरा जो है, अब दूसरे का निकालेंगे, किसका, मास ऑफ कॉपर हो गया, जिंक का हो गया, इसका भी निकल के आ गया। जिंक के लिए अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मास ऑफ सिल्वर अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक का इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर रख लेंगे 1.45, ये जो गिवन है अपॉन 108, ये जिंक का मास नहीं मालूम है तो WZn जिंक का फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक देखिए नहीं मालूम है तो कितना होता है मास 65/2 कर दीजिए। क्यों कर देंगे, क्योंकि जिंक भी Zn ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगी, Zn2 पॉजिटिव बनाती है, तो वैलेंसी 2। तो यहाँ पर कितना है 65/2, तो ये रख लेंगे। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए WZn इक्वल टू 1.45 अपॉन 108 और इनटू ये कितना 65/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो WZn जो कि निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.44 ग्राम, ये इतने ग्राम निकल के आ जाएगा। तो दोनों का हमें मास मालूम हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगा है, फैराडे सेकंड लॉ, क्लियर ना, फैराडे के सेकंड लॉ को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ये आपके पास ये इतना टॉपिक हुआ इसका। फिर आगे के क्वेश्चन अगले में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।